वेलकम बैक नाजरीन। आगाज में मैंने आपसे कहा था कि आज कुछ वर्ल्ड कप पर भी बात हो जाए। पाकिस्तान की में हजीमत नाक शिकस्त और फिर शायद पूरा पाकिस्तान सोगवार सा हो जाता है जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सिचुएशन इस लेवल पर आ जाए कि हमसे सीखी हुई टीमें जिन्हें हमने कोच किया वो टीमें आगे जा रही हैं और पाकिस्तान जो है वो बतदरीज पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो ये बड़ा जो है ना पाकिस्तान के लिए सम टाइम आवाम जो है ना वो क्रिकेट से दूर होना शुरू हो जाती है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेज़बान और यकीनी तौर पर आप विनेस टीवी पे भी उन्हें देखते रहते हैं, शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टाइम देने के लिए और यकीनी तौर पर आपका तो जो है ये रोज़ाना का काम है। स्पोर्ट्स हो, शहर कराची की स्पोर्ट्स हो, वतन अजीज़ की स्पोर्ट्स हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं आगाज़ ही इस बात से करूंगा सर, कल इतनी रूह फरसा खबर पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में एक बार फिर मिलने लगी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। कैसे देखते हैं आप? पहले तो ये बताइए, आया ये खबर सही है या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है? जी बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ICC वर्ल्ड कप 2024 से बिल्कुल बाहर हो गया है और आप रस्मी तौर पर आखिरी मैच आप खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन अगर मैं बात करूं 2007 के बाद जो है पाकिस्तान के सेटबैक रहे, उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम एक दफा फिर वर्ल्ड कप के लिए जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर इस टीम की बात करेंगे तो इस टीम के अंदर वक्त से पहले आपने 2 प्लेयर्स को ऐसे शामिल किया जिन्हें घर बैठा दिया गया था, रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस आपने बुलाया। क्या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर्स खत्म हो गए थे क्या? सर मैं इस पर मजीद बात करूंगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा मेरे सवाल का मैं चाहूंगा बतदरीज हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक सबसे ज्यादा जो है वो चीफ सिलेक्टर पर इसका बोझ डाला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो सिलेक्शन का जो इब्तिदाई मरहला होता है किसी भी टीम के लिए, इसमें शायद ऐसे फंबल्स हुए हैं, ऐसी मैं कह रहा हूं कि शायद अकरबा परवरी देखी गई है, ऐसी पसंद नापसंद को देखा गया है जिसके बाद शायद इस टीम का आगे बढ़ना वैसे ही मुश्किल नजर आ रहा था। कैसे देखते हैं सर? देखें, सिलेक्शन कमेटी अगर आप बात करेंगे तो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसमें कोच भी शामिल थे, जिसमें कप्तान भी शामिल थे, जिसमें आपके वाब साहब शामिल थे और कोई सरबराह नहीं था इस सिलेक्शन कमेटी का। तो आपने उस सिलेक्शन कमेटी ने पहले तो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। उस 15 रुकनी स्क्वाड अगर देखा जाए तो ओवरऑल जिससे भी आप पूछेंगे, जितने भी तजिया निगार से पूछेंगे, पाकिस्तान की बेस्ट टीम यही बन सकती थी। पाकिस्तान की बेस्ट टीम जरूर बनी, लेकिन जिन प्लेयर्स को आपने मौका फराम करना था आपने उन प्लेयर्स को मौका फराम नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट थी आप मिस्ट्री बॉलर इब्रार को टीम में शामिल करते हैं, फिर आप इब्रार को खिलाते नहीं है। चले आपने 3 सीरीज हुई उसे मौका फराम नहीं किया, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे आपके पास वो मिस्ट्री बॉलर था, आपके बहुत काम आ सकता था, लेकिन आपने जो है उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब पानी सर से गुजर चुका है, अब इब्रार का कैरियर आगे की तरफ हम देखेंगे कि क्या रहता है, क्योंकि आपने उन्हें खिलाया नहीं। फिर बाबर की कैरियर के हवाले से भी बात, अब कप्तानी तो शायद उनकी भी खतरे में है। फिर वहाब रियाज की भी बात कर रहे थे तो वहाब रियाज की भी मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले स्टेप अगर लेंगे तो शायद वो वहाब रियाज का होगा, जो वहाब रियाज को जो है सिलेक्शन कमेटी से शायद फारिग कर दिया जाए। दीगर अगर इश्यूज पे आप बात करेंगे तो इस वक्त जितनी मायूसी पाकिस्तानी कौम को हुई है शायद इससे कबल नहीं हो सकती थी। अच्छा मोइन साहब, एक बात बड़ी अहम के इतने चर्चे हमारे PSL के और नो डाउट अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने अपने IPL से इतना फायदा उठाया है कि हर मर्तबा इनके कोई ना कोई नया चेहरा नजर आता है, बल्कि एक से ज्यादा। यहाँ पे थोड़े से रॉन्ग है यहाँ पे तभी, क्योंकि इंडिया ने IPL से फायदा नहीं उठाया। IPL में जो प्लेयर उनके 1 से 2 निकलते हैं, लेकिन उन्होंने अंडर 19 सतह पर जो टीम बनाई ना, और जो टीम के लड़कों ने परफॉर्म किया वो लड़के परफॉर्म करते नजर आए, और वही अंडर 19 के लड़के जो इंडियन टीम में शामिल है वही लड़के इंडियन टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। उन्होंने स्ट्रक्चर ही अपने अंडर 19 टीम को रखा, वही लड़के परफॉर्म कर। आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के बता देना, इस कौन सा प्लेयर पाकिस्तानी अंडर 19 टीम का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है? हसीबुल्ला अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम से बाहर। फैसल अकरम के लिए कहा जा रहा था कि नैमुल बदर है मोहम्मद हफीज के, वो टीम में नजर नहीं। सुफियान मुकीम वो कहां पर है? फिर मोहम्मद अली, फिर अली रजा जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, जिसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। इन स्विंग आउट स्विंग जैसा बॉलर अभी पाकिस्तान के पास
मौजूद नहीं है, आपने उसे भी कभी मौका फराहम नहीं किया। तो मौके तो आपने प्लेयर्स को दिए ही नहीं ना, आपने ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दी। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म करते हैं वो कहाँ है इस वक्त? काबलादा फरहान मुसलसल 3 साल से रन कर रहे हैं लेकिन टीम के साथ मुंसलिक नहीं है। आपने उन्हें 2-3 टूर के लिए साथ रखा, फिर टीम से बाहर कर दिया। एक टीम के अंदर आपने सिलेक्शन कमेटी ने 5 ओपनर डाल दिए, 3 विकेट कीपर डाल दिए, 5 फास्ट बॉलर डाल दिए। फिर वो आमिर जमाल कहाँ है जो बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आया था? तो आप सिलेक्शन का म्यार तो आप समझते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर रॉन्ग नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर इस टीम की बात करें ना तो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर से उम्मीद यही थी कि टीम परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, और ऐसा इस ऐसा टीम ऐसा कैसे मुमकिन होगा? अब आपने अभी स्ट्रक्चर की बात की और हमारे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और आपने अंडर 19 की बात की, इसमें नाज़रीन बड़ी अहम तरीन नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है मोइन साहब ने कि अगर अगर हम कोशिश करें और अंडर 19 से जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान अंडर 19 में दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, वो ग्रूम टैलेंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती है कि जब वर्ल्ड कप की या ऐसे किसी बड़े मुकाबले की बात होती है तो हम इन बच्चों को, इन नौजवानों को पर घास भी नहीं डालते। ये मैं आसान अल्फाज में कहूंगा। सर, अब स्ट्रक्चरल चेंजेस, सिकंदर बख्श साहब का बयान आया था कि हमने तो बहुत पहले ही पाकिस्तान से यानी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कि हमने तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करके हमने पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट पर की नई क्रिकेट पर या पाकिस्तान की इमर्जिंग क्रिकेट पर ताबूत पे कील लगा दिया था। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो अब बहाल हो गई है, लेकिन इस डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के बाद आप देखें कि क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट क्रिकेट पे। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट पर तवज्जो थी, आपने अभी ग्रेड 2 टूर्नामेंट करवाया, उसमें जो दर्जा दिया ग्रेड 2 का, तो उसमें आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को कहाँ रखा? आपके पास वो प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। आपके पास है टीम 11 रुकनी जो टीम बनती है, 15 रुकनी स्क्वाड बनता है, बहुत से डिपार्टमेंट के पास वो पूरे लड़के नहीं थे। आप समझते हैं कि दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली इतनी आसान हो जाएगी? इट मीन्स के आप समझ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है इसका रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर कोशिश की जाए। बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन इससे रोजगार चल रहा होता है प्लेयर्स का। और हमने देखा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का सबसे, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की नहीं, डिपार्टमेंट अगर मैं हॉकी की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे हॉकी के प्लेयर्स का हुआ। उनसे रोजगार जब छीन लिया गया तो आपने हॉकी का हाल देखा। तो शायद क्रिकेट में भी यही कुछ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही है, अब इस पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए। बड़ी सर्जरी का दावा तो कर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, और ये बड़ी सर्जरी क्या होती है, क्या कप्तान घर चले जाएंगे या कप्तानी शिप छोड़नी पड़ेगी? और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से बात कर लूँ आपसे, तो कप्तानी जब यहाँ पर बाबर को दी जा रही थी तो बाबर को भी सोचना चाहिए था उस वक्त के शहनशाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में अगर वो खेल जाते तो वो ज्यादा बेस्ट होता, बजाय इसके कि इस वक्त जो तनकीद का शिकार बाबर नजर आ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। और यही कुछ हुआ इनकी कप्तानी में, लड़के जो है जेल होते नजर नहीं आए। और ये भी खबरें आई हैं अब अमेरिका से कि $25 में लोग जो क्रिकेटर्स हैं हमारे वो सेल्फियां बना रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो किसी ने इनवाइट किया तो वहां पर वो पैसे ले रहे हैं। तो आप बताएं, ऐसे में पाकिस्तान का नाम इन क्रिकेटर्स ने अगर देखें तो नुकसान, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है इससे क्रिकेटर्स ने। शहजाद मोइन साहब, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी जो पर भी बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि वहां पे भी जो ड्रेसिंग रूम की बात कर ली, कुछ अर्से कबल एक माद वसीम की वीडियो वायरल हुई थी और उसमें ड्रेसिंग रूम में जो है वो सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद मोहम्मद हफीज ने बहुत सी पाबंदियां लगा दी थी। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं हो सकता, ड्रेसिंग रूम में अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आएगा तो उस पर जुर्माना होगा। तो वो एक अच्छा फैसला था मोहम्मद हफीज का, लेकिन शायद वो मैनेजमेंट चेंज हुई तो वहाँ मोहम्मद हफीज को भी चेंज होना पड़ा और फिर ये परेशानी पाकिस्तान को लाक हुई। अब ड्रेसिंग रूम का ये माहौल है कि 3 लड़के अलग होते हैं, 3 लड़के अलग होते हैं, 3 लड़के अलग खाना खाने जा रहे हैं, 3 लड़के अलग जा रहे खाने, कोई यकजा टीम नजर नहीं आ रही, यूनिट नजर नहीं आ रही है टीम के अंदर। तो उसका असर टीम पर पड़ता है और फिर परफॉर्मेंस पर पड़ता है और फिर मैचेस में आपने देख लिया पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। बिल्कुल ऐसा ही। मोइन साहब, ऑफिशियल्स, टीम ऑफिशियल्स की मौज, फौज जफर मौज, यानी कि आप देखें तो जितने खिलाड़ी होते हैं कमोबेश उतने ही टीम ऑफिशियल्स भी होते हैं कि इसका कोच, उसका कोच, फलां कोच। इसका अगर 15 रुकनी स्क्वाड है वहां पर तो 14 रुकनी जो है ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और इस ऑफिशियल्स की जो आप बात कर रहे थे तो आपने इस ऑफिशियल के बदले शायद पूरी दुनिया ने जो है जितनी टीमें 19 ममालिक की पाकिस्तान के अलावा जो खेल रही हैं उन्होंने अपने रिजर्व प्लेयर के खिलाड़ियों का नाम ऐलान किया, लेकिन आपने अब तक रिजर्व नहीं, अब क्या रिजर्व, अब तो घराने
वाली बात हो गई जी, है, जी। तो अब रिजर्व प्लेयर्स का क्या काम, वहाँ पर जो प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से वो ज़्यादा जो है काम ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इतने सारे मैच ऑफिशियल्स की क्या ज़रूरत होती है? क्या इसे नवाज़ने वाली बात है, कुर्बा परवरी? बिल्कुल नवाज़ने वाली बात होती है, कभी अमेरिका के टूर्स बहुत कम मिलते हैं और इस टूर्स का उन्होंने भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया है। यानी कि नवाज़ा गया है उन तमाम लोगों को, शायद हो सकता है कि वो कैपेबल तो हों, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही है? हेलो, गालिबन हमारे साथ लाइन पर थे शहजादा मोइन। आप मेरी बात सुन सकते हैं शहजादा? शहजादा मोइन साहब सीनियर एनालिस्ट, बड़ी दिलचस्प बातें की आज उन्होंने और बड़ी जो है अ, हैरत अंगेज तौर पर मैं और आप मेरा ख्याल था कि शायद 8 या 10 मैच ऑफिशियल से, लेकिन इन्होंने बताया कि कोई 14 के करीब 15 रुकनी टीम है और 14 रुकनी मैच टीम ऑफिशियल्स जो है वो इसका हिस्सा थे। नाज़रीन कराम, ये अकुरबा परवरी हमें कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ ले डूबेगी, शायद कुछ इसका कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। जिस जगह देखें, जिस डिपार्टमेंट में देखें, जिस इलाके में देखें, हमें ये भांजे भतीजे चाचे मामे यही चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई कैपेबिलिटी है भी तो पता तो चलना चाहिए कि यहाँ ज़रूरत है या नहीं, इन्हें किसी और जगह लगा दिया जा सकता है। हमें बहुत सारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर डेवलप करना है, इनको कहीं भी एडजस्ट किया जाता था। ज़रूरी तो नहीं कि हम इन्हें अमेरिका ही घुमाने के लिए लेके जाएंगे। और इस पूरी सिचुएशन में अगर एक सबसे बड़ा जो दुख पाकिस्तान को पिछली इतवार को, गुज़िश्ता इतवार को हुआ, उस पे बात करनी थी मुझे कि उसमें क्या मेजर गलतियां थी हमारी टेक्निकली कि पाकिस्तान भारत से 120 रन्स का जवाब नहीं दे पाया। नाज़रीन कराम, उंगलियों पर गिने जा सकते थे वो रन्स जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बनाने थे, और आगाज़ भी मैं कहूँगा कि कमोबेश को इतना बुरा भी नहीं था और हम बहुत अच्छे से उस मैच को बाआसानी जो है वो लेके जा सकते थे कामयाबी की जानिब। बॉल टू बॉल रन्स थे और 120 गेंदों पर 120 रन बनाने थे। टी20 में शायद ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। विकेट के बारे में कहा जा रहा है कि शायद थोड़ा सा मुश्किल था, जैसे भारत भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन शायद उनकी गलतियां भी भारतीय बैट्समैनों की नज़र आ रही थी। लेकिन हमारे बैट्समैन ने तो कमाल ही कर दिया और जिस अंदाज से इस मैच को लिया गया, इसीलिए शकूक व शबात के मैं उमूमन इस किस्म की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि कुछ सट्टा हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, कुछ रिश्वत खोरी हो गई, XYZ, लेकिन इन जनरल हम ये मौका आवाम को, प्रेस को, दुनिया को देते क्यों हैं? कैसे आता है? ये इस तरह से आता है कि जब हम जो है वो हमारे सीनियर तरीन खिलाड़ी जो इतनी फाश गलतियां कर बैठते हैं, किसी सूरत भी ऐसा कोई इल्ज़ाम ख़ास तौर पे किसी भी खिलाड़ी पर लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माजी में ऐसे इल्ज़ामात लग चुके हैं और ये प्रूफ भी हुए हैं और इसकी सज़ा भी काटी है हमारे खिलाड़ियों ने। तो इस पर बाइट तो नहीं, लेकिन मैं किसी भी सूरत में मोहम्मद रिजवान पर ऐसा कोई ब्लेम नहीं कर सकता जो मीडिया में भी सुनने में आ रहा है। लेकिन ये बात भी ज़रूरत है कि रिजवान जैसे सीनियर तरीन खिलाड़ी ने बुमराह के उस ओवर में जिसमें पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ विकेट लेने के लिए आया है और रिजवान को ही टारगेट किया जाएगा, इस ओवर में इतना गैर जिम्मेदाराना बुमराह के बॉल पर रिजवान का ये शॉट, अगर और कुछ नहीं तो गैर जिम्मेदारी तो ज़रूर थी और इंतहाई बड़ी गैर जिम्मेदारी थी। वहीं से मैच का पासा भी पलटा। जिस विकेट की उन्हें ज़रूरत थी वो विकेट हमने इन्हें प्लेट में रख के दे दी। अगर उस ओवर को थोड़ा सा एहतियात के साथ, थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ सिंगल्स ना भी आते, ज़रा एहतमाम के साथ गुजार लिया जाता, तो शायद अगले ओवर जो है वो रिजवान बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल पाते। आप और मैं कितने जो है वो एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट को देख के, लेकिन आप देखें कि आखिरी लम्हों पे आने वाले खिलाड़ी, टेलेंडर्स जो कि जो है हमारे लिए बड़े, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा फोकस होना चाहिए। उन्हें तो अब फ्रंट लाइन पे लाना चाहिए उन तमाम खिलाड़ियों को जो टेलेंडर्स पे खेल रहे हैं, कि कैसे जो है वो उन्होंने खेला है और आखिरी लम्हात में आके उन्होंने कुछ आखिरी कोशिश ज़रूर की, लेकिन बहरहाल हम बहुत दूर थे अपनी फतह से और रन्स कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए थे। तो शायद उस वक्त ये बड़ा मुश्किल हो रहा था टेलेंडर्स के लिए भी कि किस तरह से इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक शॉट बड़ी कीमती थी, एक एक बॉल का ज़िया भी जो है, और जब इतना प्रेशर किसी भी खिलाड़ी पर होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको एडजस्ट करना।
तो नाज़रीन इकराम, वर्ल्ड कप में ये भारी तरीन शिकस्त मैं कहूँगा, और इसका खमियाजा, इसकी सर्जरी क्या होगी। कहा जा रहा है कि अब इसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी से पहले डायग्नोस किया जाता है कि सर्जरी आया करनी किस चीज़ की है। अगर मैं एक इंसानी जिस्म की बात करूँ तो पहले डायग्नोस होता है, पहले टेस्ट होते हैं, पहले बताया जाता है कि आपने गुर्दा निकालना है, पित्ते की सर्जरी करनी है, कुछ फेफड़ों को देखना है, कुछ दिल को संभालना है। लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किस अंदाज से सर्जरी होगी। तो आया क्या पूरा जिस्म खोल के इसके बाद देखा जाएगा कि हमें क्या निकालना है और क्या रखना है। ये सर्जरी है जी, देखते हैं क्या ये सर्जरी कहाँ तक पहुँचती है। मेरा नहीं ख्याल है कि शायद इस सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक हम एक सर्जरी, हमारे सिस्टम पे सर्जरी, हमारे इंतज़ामी मामलात की सर्जरी अगर हम नहीं करेंगे, टीम की सर्जरी तो इसके बाद होगी कि आया मेरिट पर भर्तियां की जाएं, मेरिट पर लोग हो जाएं, और ये आगाज़ यकीन तौर पर टॉप से होगा, बॉटम से नहीं होगा। तो टॉप से अगर मेरिट होगा तो इससे आगे भी बड़ी आसानियां होती चली जाएंगी। नाज़रीन कराम, यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं हमारे इस सेशन का। इंशाल्लाह अगले वक्फे में आते हैं आपके बाद, तो कुछ और मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता हफ्ते में इंतहाई जो है वो अहम तरीन खबरें पाकिस्तान में गर्दिश करती रही। सबसे पहले तो ये मौला जट बजट जो है, ये जो पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, इस पर बड़ी नुक्ताचीनी तमाम ही हलकों की जानिब से और ख़ास तौर पे ताजरों की जानिब से जो है इस पर बड़ा ही नाराज़गी का इजहार किया गया। शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्लेटफॉर्म ताजरों का ऐसा हो जिसने इस पर अपनी जो है वो राय जनी ना की हो। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और दूसरा सबसे बड़ा जो बुरी खबर स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान को मिली कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बजट पर बात करने के लिए मुमताज़ और समाजी और कारोबारी रहनुमा और सदर आल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न के सदर हैं आप, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं और आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन ये वक्त आपको निकालना था क्योंकि ये आप ही का मसला है, ताजरों का ही मसला है कि इस बार जो बजट अगेन हर मरतबा की तरह गिराया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बजट पेश किया गया, ये पेश नहीं किया गया। ये एटम बॉम्ब की तरह जो है वो ताजरों पर ख़ास तौर पर, बल्कि शायद जब ताजिर हुई भी वही आवाम है जिसके ज़रिए से आवाम तक ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। तो गालिबन आवाम पर गिराया वाला बजट जो है वो अब नाफिजुल अमल होने जा रहा है। क्या क्या दिक्कतें हैं सर, थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा, क्योंकि बजट पे बड़ी गहरी नज़र है और बड़े तबसरे आपके ज़बान ज़द आम हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बयानी साहब। मैं अपना लहू किसके हाथों तलाश करूं, बस यही कहूँगा मैं। ये बजट बिल्कुल जो है वो अवाम दुश्मन और ताजिर दुश्मन बजट था। और मैं अपनी बात को इस तरह कुछ आगे बढ़ाऊंगा कि बजट में जो चीज़ें रखी गई हैं वो सारी आपके सामने है, मगर बजट में जो है ना वो सेहत के लिए कुछ बहुत इस्लामी वजीफे भी रखे गए हैं। जिसमें बजट के लिए लिखा गया है कि बजट में सेहत का अगर आपकी खराब हो तो उसके लिए आप होश शाफी करें, तालीम अगर आपको ना मिले तो रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करें, खुराक मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड पेंशनरों के लिए अगर कुछ ना हो तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के वजीफे मुख्तस करें। और अगर इस सबसे बढ़कर इस आवाम को अगर कहा गया है तो इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जनाब ये बजट नहीं है, ये लोगों को परेशान किया गया है, लोगों के जो है ना वो जज्बात से खेला गया है। और इस हुकूमत का जो वादा था कि ये अपने कपड़े बेचकर भी आवाम को रिलीफ देगी, कपड़े तो बिके मगर वो किसी वजीर और मुशीर के नहीं, बल्कि ये कपड़े जो है वो एक ताजिर के बिके और एक आम आवाम के ऊपर गिरा इसका एटम बम। इसमें टोटल जो है वो सिवाय टैक्सों के अलावा जो है इस बजट में कुछ भी नहीं है। इस बजट में देखिए दो तीन चीजों को मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, उससे आपको समरी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजली के ऊपर।
बिजली पर इनको उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, ना बिजली के ऊपर ना गैस के ऊपर। जनाब, इंडस्ट्रीज, दुकानें बिजली और गैस से चलती हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिर्फ बातों से नहीं चलती हैं। 16 से 17 सेंट फी यूनिट के हिसाब से अगर आप दे रहे हैं, मतलब आप 65 से 75 रुपए पर आपको मतलब बिजली के जो कमर्शियल अगर आप यूनिट लें, तो मुझे बताएं कि आप क्या इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो आप बीट करेंगे। आप इसी तरह बात कर लें जनाब पेट्रोल के ऊपर, जो सबसे अहम है, ठीक है। देखिए, बात यह है कि आज के जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं जब आवाम हाइप होती है, और कम करने के बाद उसके ऊपर इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, लीवी टैक्स के नाम से जो होता है, वो जो है वो तकरीबन जो है 20 रुपए पर लीटर पे जो है बढ़ा दिया गया। और ये आज इस हफ्ते में कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर भी है, मगर आप देखिएगा जी जावेद भाई इसमें सिर्फ मैं एडिशन कर दूंगा कि मैं गुज़िश्ता दिनों अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि जनवरी 2024 में पेट्रोल का जो रेट था, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर, जून में जो भी आखिरी जो है जो इस पे जो पेशरफ्त हुई है उसमें जो है वो पेट्रोल का रेट वही था जो जनवरी में हुआ करता था। यानी कि ये सिर्फ अल्फाज और आदाद शुमार का गोरख धंधा है। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, ये बिल्कुल गोरख धंधा है और वो बस अल्फाजों का हेर फेर है, कभी तीतर और कभी बटेर का सिलसिला चल रहा है। धंधा है पर गंदा है, धंधा है और पर गंदा है, बिल्कुल। चलें जी, मैं आपको बात की बड़ी कर देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बाखुदा सिवाय बातों के अलावा और कोई दूसरा या तीसरा काम नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपकी जो इंडस्ट्री रन करती है वो, मैं प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको दुनिया में जो है वो आपको एक इसकी मांग है, एक डिमांड है, और इसकी वजह से अगर हमारी भी मुल्क की मईशत देखें तो 60 से 70% जो है वो इंडस्ट्री जो है वो जो है प्रॉपर्टी के ऊपर जो चल रही होती है। आपने 15 से 18% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, 15 से 18%। आप समझिएगा मेरी बात। मुझे ये बताएं भाई कि ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की जो है वो एक इंडस्ट्री का नाम नहीं है, बल्कि इससे 46 इंडस्ट्री मजीद बढ़ी हुई है, मजीद जो है वो कनेक्टेड है। तो मुझे बताएं सर, जब आप इस तरह करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुल्क चलेगा? ये मुल्क जो है वो बैठेगा। आप जो है अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। आप IMF के गुलाम हैं। आप खुदा की कसम IMF की डिक्टेशन के बगैर एक अल्फाज जो है ना, एक लफ्ज का वो जो हेर फेर नहीं मतलब नहीं कर सकते। और ये सारी डिक्टेशन जो है वो आवाम की नहीं है, ये IMF की डिक्टेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है। तो मेरे भाई मुझे बताओ कि अगर जब IMF की डिक्टेशन पे ही काम करना है तो फिर आपका प्राइम मिनिस्टर बनने का फायदा क्या? आपके तमाम 3 जमातों के बड़े सियासी लीडरों ने, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने कहा था, एक ने कहा था 300 यूनिट बिजली जो है हम फ्री कर देंगे, एक ने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे। ये बड़े मशहूर लीडर हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड बात की है। मगर जनाब आज आप देखें तो 3 दिन पहले जो है 10 रुपए पर यूनिट में फिर इजाफा कर दिया गया। यार खुदा की कसम, आप क्या चाहते क्या हो? जावेद साहब मैं 1 मिनट रोक दूंगा कि क्या एक गरीब मुल्क, एक तो बदकिस्मती से हम 75 साल से गरीब ही हैं, ना जाने क्यों जब जब भी कोशिश होती है कुछ अमीर होने की तो फिर हम गरीब हो जाते हैं अगले कुछ सालों के अंदर। कि अब जहां जिस हुकूमत की इनकम आमदनी का 52% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूद, कर्जों नहीं, कर्जों का सूद अदा करने में लग जाता हो या चला जाता हो, बेदरेग अंदाज में जब भी जिसने आया उसने बेदरेग अंदाज में सूद लिया, कर्जा लिया IMF से या दुनिया के दीगर मॉनिटरिंग फंड्स वालों से। क्या कर्जे लेकर, मैं इस पर बात आऊंगा कि ये कर्जे माफ, फिर लोकली ये कर्जे माफ किस तरह हो, लेकिन हम पे तो कर्जा किसी ने माफ नहीं किया, हम उन्हीं कर्जों के दलदल में फंसे हुए हैं। और अब 52% हमारी टोटल आमदनी का 52% जो है वो टैक्स की कर्जे की सूद की सूरत में हमें वापस लौटाना पड़ता है। तो कैसे हम बजट बनाएंगे? अवाम दोस्त बजट कैसे बन सकता है? अरे अवाम दोस्त बजट मैंने आपको पहले ही कह दिया, मुमकिन ही नहीं है जब आप डिक्टेट ही IMF के ऊपर ले रहे हैं। और मजे की बात, आप सिवाय एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर इल्जामात धरने के अलावा बिल्कुल भी जो है ना वो कुछ नहीं कर रहे, वो धर रहे, ठीक है। फलां पार्टी माजी में थी तो ये सब किया जा रहा है उसका। देखिए जी, जिस तरह मुर्दे को इल्म नहीं होता ना कि इसका मालूम मता कौन ले गया है, इसी तरह मुर्दा कौमों को भी मालूम नहीं होता कि इनके वसाइल और सरमाया कौन लूट कर लेके जा रहा है।
तो ये थिंक अबाउट इट। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रई मुल्क हैं, कहने को तो ज़रई मुल्क है, मगर हम जो है चावल भी बाहर से मंगा रहे हैं, हम दालें भी बाहर से मंगा रहे हैं। अरे यार, तुमने टैक्स लगाना है तो तुम टैक्स लगाओ, मना नहीं है। तुमने टैक्स लगाना था तो तुमने लगाते ना वडेरों के ऊपर, तुम टैक्स लगाते जागीरदारों के ऊपर, तुम टैक्स लगाते इन तमाम लोगों के ऊपर, तो बात बनती। मगर तुमने जो है जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाना, तुमने जो है वडेरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, तुमने टैक्स लगाना है उस गरीब इंसान के ऊपर जो माचिस की डिबिया से लेके कब्र में उतारने तक टैक्स दे रहा है। तो शेर बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों को ऐसे। जो इस तरह की पॉलिसी में आते हैं और हेलो हेलो जावेद साहब, जावेद साहब को कनेक्ट कीजिएगा जी दोबारा, मेरे ख्याल से कुछ बात अधूरी रह गई और लाइन ड्रॉप हुई है। लेकिन मैं इस दरमियान में एक ज़राअत की बात की मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब ने, और आप और हम के लिए रूह फरसा गंदुम, अरबों डॉलर्स की गंदुम को इंपोर्ट कर लिया गया, जबकि हमारे पास वाफर मिकदार में गंदुम मौजूद थी। कौन है जिम्मेदार उसका? ये सारा पैसा अरबों डॉलर जो 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 जोक दिया गया गंदुम की इंपोर्ट के अंदर, किसने इससे फ़ायदा या मुनाफा कमाया? कौन? हमारा किसान रुल गया। कोई से हमारे मुल्क में गंदुम लेने के लिए तैयार नहीं था, और अगर किसी सूबे ने कोशिश की तो इसे भी सियासत की नज़र बना लिया गया। बदकिस्मती है। सही सवाल किया था डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद के सनाउल्लाह साहब ने। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दिलेराना सवाल था, वो बहादुराना सवाल था उसका, जो उन्होंने कहा कि क्यों आप आवाम पर ही बोझ डाले बैठे हैं, क्यों नॉन फाइलर की बहस लगाए बैठे हैं? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? एक छोटा सा जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसकी सिम बंद कर दी जाती है कि वो फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, XYZ। लेकिन इतना बड़ा स्कीम गंदुम का अगर बात करूं, इतना बड़ा स्कीम उसी में उन्होंने बात की थी कि जो है वो दुबई लीक्स, अरबों खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो दुबई में आश्कार हुई हैं। तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन पूछेगा उन लोगों से? और उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला, मैं सनाउल्लाह साहब को फिर अगेन दावत जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि कह दिया गया है FBR को कि शट योर माउथ, यानी कि आप खामोश रहेंगे, आपको इस केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और मैं और आप देखेंगे केस पे कुछ नहीं होगा। गो के FBR के जो बड़ों ने ये ज़रूर कहा कि इसकी कुछ रिकवरी शुरू हुई हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगी। वहाँ पर जो नाम सामने आए थे वो इतने आसान नहीं थे। जावेद साहब हैं हमारे साथ लाइन पर? गालिबा जावेद साहब अब तक लाइन पर नहीं है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो मैं नोट कर रहा था और बड़ी अहम तरीन कि क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही इस कुर्रास पर या इस महंगाई के दौर से जो है पिछड़े हुए हैं, या उनको ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हैं इस पूरी महंगाई के दौर से? क्या कोई और ऐसा तबका नहीं है जिसको रिलीफ मिलना चाहिए? सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाह में जो है वो 25% तक का इजाफा किया गया। मैं बिल्कुल भी इनके खिलाफ नहीं हूँ, यकीनी तौर पर ये भी वही उसी ज़िंदगी में उसी आसपास के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकारी महकमों का हाल देखें तो नाज़रीन कराम, आपकी और मेरी जेबों से उस पर्टिकुलर सरकारी फ़ीस के अलावा कई गुना ज़्यादा आपको वहाँ पे करना पड़ता है। वो सब सरकारी मुलाजमीन की जेब में जाता है, ये आपके जहन में रखिएगा। वहाँ पटवारी से लेकर चपरासी से लेकर आला हुकाम तक, आला अफसरान तक को आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना होता है जो इस महंगाई में उनको सपोर्ट कर देता है। अरे अबे मर तो आवाम रही है, प्रॉब्लम तो आवाम के लिए है। तो मैं सिर्फ आपको एक तखमीना पेश कर दूँ, और इस पर कुछ नहीं अरबों रुपए और एक्स्ट्रा हुकूमत पर बर्डन आएगा। तो क्या इन मुश्किल हालात में जहां हम और लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, किसी और अंदाज से रिलीफ नहीं दिया जा सकता था इनको? उनको काम के लिए कौन पाबंद करेगा? मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रेड 1 से लेके 16 तक के जो मुलाजमीन हैं हुकूमतों के, तमाम हुकूमतों की, तमाम सूबाई भी और फेडरल दोनों की बात हो रही है, उनके 25% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। फिर 17 से 22 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20% तक इजाफा किया गया है। पेंशन जो सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है उसमें 15% तक का इजाफा कर दिया गया है। ये सारे इजाफे मिलकर अरबों रुपए बनते हैं पर ईयर, यानी कि इस माली साल में अरबों रुपए का और फ़र्क आएगा, हमारे पर और बोझ पड़ेगा। क्या इनको किसी और अंदाज से एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था? छोड़ दीजिए, बेचारे कितने गरीब होंगे ये ग्रेड 17 और 22 के अफसरान, सरकारी अफसरान,
कि जिनके पास खाने के मामला थे और उनकी तनख्वाहों में 20% का इजाफा कीजिएगा, छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे और हुकूमत से कि आप बाकी सब छोड़ दीजिए, इनका पुरतयश रहन सहन ही देख लीजिए। क्या 17 और 22 जिनकी तनख्वाहों की बड़ी फिक्र थी हुकूमत को और उनके फौरी तौर पे बढ़ा दिया गया, ये सारा इनका मालो मता इनके हवाले कर दिया गया। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, इनके ज़रा लाइफ स्टाइल को देख लीजिए इन 17 से 22 के अफसरान की, और फिर अंदाज़ा करके हमें बताइए कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसी जो है वो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि इनके महलात हैं जी, इनके महलात हैं, और इन्हीं बहुत सारे सरकारी अफसरान के जो कि इस ज़िम्मे में आते हैं, जिनकी बड़ी फिक्र है हुकूमत को कि ये महंगाई की चक्की में पिस ना जाएं, ये जो है वो इस महंगाई के जद में आके इस दुनिया से कूच ना कर जाएं, इनके बच्चे भूखे ना रह जाएं, तालीम से महरूम ना रह जाएं। ऐसे लोगों के नाम उस फहरिस्त का हिस्सा है जिसका जिक्र मैंने किया था। उस फहरिस्त का जिक्र है, उस फहरिस्त में यानी कि जिस दुबई लीग्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 17 से 22 के बेशुमार अफसरान जो है वो उस फहरिस्त का हिस्सा थे, जिसमें पुलिस अफसरान, पुलिस के एसएसपीज, डीएसपीज जो हैं वो उसका हिस्सा है। कितनी तनख्वाह होती है? क्या वो दुबई में अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं, मतलब जायदादें खरीद सकते हैं? कितना मुश्किल तरीन काम होगा उनके लिए। लेकिन ये वो सरकार ने अफसरान है जिनकी बड़ी फिक्र थी। हुकूमत को बड़ी फिक्र है? नहीं, ये फिक्र नहीं है उनको। उनसे काम लेना होता है, उनसे काम लेना होता है। जो आज मैं और आप देख रहे हैं, इनसे वो काम लेने होते हैं इन सरकारी अफसरान से। तो इनको खुश रखना बेइंतहा ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, आनी जानी है। जिन्होंने रहना है ये वो ब्यूरोक्रेसी होती है जिसको अपने हाथों में रखने के लिए, जिन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इनकी इस इन्वेस्टमेंट का उनको रिटर्न भी मिलता है। ये है वो असल में फॉर्मूला जिसके तहत इनको जो है हर मर्तबा किसी न किसी अंदाज में नवाजा जाता है। वरना इनके लाइफ स्टाइल देखें तो इनके 20% बढ़ने से इनकी लाइफ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। वो ऑलरेडी बहुत पुरतय्युस ज़िंदगी गुजार रहे हैं ग्रेड 17 के 22 के अफसरान। और आप देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हुकूमत को कुछ मेरी बातों पर शक है तो इनके लाइफ स्टाइल को देख लीजिए, उनके रहने सहने को देख लीजिए, वो कहाँ रहते हैं ये देख लीजिए, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस सवारी पर चलते फिरते हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो क्या 17 से 22 के इन अफसरान को भी ज़रूरत थी इस महंगाई के दौर में? देखिए, जिन लोगों को हमें किसी न किसी अंदाज में नवाजना था, उनको तो हम बज़िद हैं, वो किसी न किसी अंदाज में टैक्स देते हैं। जावेद साहब ने भी अपनी जो है वो अपनी तबसरे में कहा कि किसी न किसी अंदाज में वो टैक्स दे रहा है। वो माचिस के डिब्बिया से लेके वो मोबाइल के इजी लोड तक किसी न किसी अंदाज में टैक्स दे रहा है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंटाइज नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी अंदाज में दे रहा है टैक्स। हाँ, वो लोग, वो कारोबारी लोग जो पुरतय्युस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शायद वो टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, इसकी वजह भी कुछ और है। आप हर एक को बज़ोर शमशीर, डंडे के जोर पर जो है वो टैक्स नेट पे नहीं ला सकते। आपने कुछ करके दिखाना होगा। सबसे पहले आप कुछ करके दिखाएंगे। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो फिर आपको टैक्स की तरफ आपको माइल करना होगा। आपने ऐसा माहौल बनाना होगा, आपने एफबीआर का डंडा हटाना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हटेंगी, क्लियर होंगी, अवाम का एतमाद बहाल होगा। तो माजी में ऐसा देखा गया है, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, माजी के करीब में ऐसा देखा गया है कि लोगों ने कोशिश की है हुकूमतों का साथ निभाने के लिए और टैक्स नेट में आने के लिए, लेकिन टैक्स नेट में आप बज़ौर शमशीर नहीं ला सकते। जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं और इसके बाद बात करते हैं कुछ वर्ल्ड कप पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और यकीनी तौर पर आपने देखा, वक्फे से पहले, जाने से पहले हमने वर्ल्ड कप क्रिकेट पर कुछ बात की और हमारे साथ शहजादा मोइन थे जो कि इंतहाई अफसुर्दगी में वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात कर रहे थे जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शिकस्त का बाइस बने हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। ये सर्जरी जो जाते हुए मैंने कहा कि ये सर्जरी अब कब किस हद तक कामयाब होती है, मर्ज जाता है या मरीज़ ही जाता है, इसका तो अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये सर्जरी की नौयत क्या होगी मोहसिन नकवी साहब की। लेकिन
आवाम देखना चाहती है कि ये सर्जरी किस तरह से हुई है और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो आवाम तक पहुंचेंगी तो शायद आवाम इसका फैसला कर पाएंगे। जी थोड़ी सी बात रह गई थी, कुछ तशनीकी रह गई थी बजट के उस सेशन में जिस पर मैंने बात की कि नाज़रीन कराम बजट तो आ गया, ये जिसको मैंने मौलाजट बजट कहा है और ये अब तक आवाम के सरों पर तलवार की सूरत में लटक रहा है और कब तक लटकेगा। हर बार की तरह इस बार भी वही रोना रोना गया एक बार फिर। और मैंने बताया आपको कि सरकारी मुलाजमीन ही शायद वो दुनिया में और पाकिस्तान में बचने वाले लोग हैं जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि मैंने बताया था आपको कि चपरासी से लेके आला हुकाम तक की जो इनकम है, जो अपनी तनख्वाह से ज़ायद इनकम है, उसका अगर मुवाजना देखना हो तो आप उनके लाइफ स्टाइल को देख लीजिए। इसमें बिल्कुल भी नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं हैं सरकारी मुलाजमीन में जिनको ज़रूरत नहीं है, जो इस कस्म पुरसी में इस महंगाई से मुतासिर नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, ख़ास तौर पे मैंने बात की थी ग्रेड 17 और 22 के अफसरान की, उनकी तनख्वाहों में भी 20% का इजाफा किया गया। शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बताता है कि उनको इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके पास तनख्वाहों से हटकर ऐसा बहुत कुछ आवाम की तरफ से मिल जाता है, आवाम से खींचा हुआ मिल जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बासानी गुजार सकते हैं। पेंशनर्स को यकीन तौर पर सपोर्ट करना चाहिए था हमें। मंथली वेजेस जो हैं वो 32,000 से 37,000 कर दी गई है। आया ये अवेलेबल है, ये मुमकिन है, ये मिल रहा है सबको या नहीं? मैं बाकी सबको छोड़िए, आप एक गार्ड जिसे मिनिमम सैलरी कहते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की जाके इंटरव्यू कर लीजिए कि उसको महीने के 12 घंटे या 8 घंटे की जो इनकी रोज़ाना की ड्यूटी होती है उसके कितने पैसे मिल रहे हैं। हुकूमत कहती है कि 37,000 रुपये तो हर उस मजदूर को, हर उस मेहनतकश को देने ही देने हैं, हाँ वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन मिनिमम तनख्वाह पर कौन कितना कमा रहा है, कितना मिलता है, ये देखना होगा। और आया इस 37,000 से भी कुछ हो सकता है या नहीं आज के इस दौर में? क्या हमारे विफाकी वजीर जो है इस 37,000 में अपना घर चला सकते हैं? मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं इस बात से थोड़ा सा तेज़ी से आगे निकलूंगा और कुछ ओवरव्यू देता हुआ चला जाऊंगा बहुत सारी चीज़ों की। फाइलर नॉन फाइलर, अब बड़ी ये बहस का दोबारा से आगाज़ हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ चकमा देने के लिए। मैं कह रहा हूँ IMF हुकूमत अगर सीरियस होती तो बहुत सारे लोग फाइलर हो जाएं। हुकूमत इन फाइलर्स को क्या देना चाहती है? रियासत से इस फाइलर को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या इज्जत मिलेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो फाइलर हुआ, एक हमने ऐसा इमेज बिल्ड कर दिया है FBR का। हर बार कहा जाता है कि FBR को हम सॉफ्ट करेंगे, लेकिन FBR का जो इमेज है उसमें ऐसा है कि हाथी तो निकल जाता है लेकिन दुम फंसी रहती है। यानी कि छोटा ताजिर, छोटा फाइलर जो है वो हर सूरत में किसी न किसी अंदाज में स्क्रूटनीज के ज़मरे में आता है और एक दफ़ा आपका नाम स्क्रूटनी में उस ड्रॉ में शामिल हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर की आप पर जो है एक तलवार सी लटकती रहती है। आपने उस माहौल को तो बदला नहीं है। FBR के सिस्टम को, FBR के जो खूनी पंजे हैं उनको, उनसे आज़ाद करने के लिए पहले आप एतमाद की फ़ज़ा बहाल कीजिए तो ताजिर आपको इससे ज़्यादा देंगे। जो मुल्क, जो ताजिर जो है वो चैरिटी, कुर्बानी और बहुत सारे ऐसे दीनी मामलात को देखें तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, दे सकता है, अपनी जेब से निकाल कर खर्च कर सकता है। तो वो हुकूमत को क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा, हुकूमत के अपने अलल्ले तलल्ले जो है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होते। आप देख लीजिए, आप तनख्वाहों को देख लीजिए, इतने गरीब थे हमारे मेम्बरान कौमी सूबाई असम्बली, तनख्वाहों में आए दिन इजाफा। आप देख लीजिए हमारे प्रेसिडेंसीज और प्राइम मिनिस्टर हाउसेस के अखराजात, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के अखराजात, उसमें इजाफा। और हैरत की बात है कि तालीम के लिए, जैसे कहा हमारे जावेद साहब ने कि रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपके तालीम के शोबे में आपको मदद मिल जाए। सेहत के शोबे में अवाम, जिसे अवाम प्योरली अवाम के लिए कहा जाता है कि सेहत के शोबे में, वही वो NGOs और ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स पर तो अवाम को फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या हाल है? माँ सिवाय कुछ दर्दमंद लोग जो हैं वो ज़रूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमेज को बेहतर करने के लिए वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी बड़ा रोल प्ले किया है इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रीबिल्ड करने के लिए। उसमें आवाम तक खिदमात का बेहतर अंदाज में पहुंचना भी उन्हीं के तुफैल मुमकिन हुआ है। तो ये सिलसिला तो जारी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल जो हैं, वहाँ तक जाने का कुछ सोचता नहीं है। तो वहाँ पर जो भी कुछ विर्द बता दिए गए हैं कि आप ये पढ़ लीजिए तो ये बेहतर हो जाएगा, कब तक चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे आने वाले दिन बड़े कठिन होते हुए नज़र आ रहे हैं
और जिस दिन आवाम का ये ज़ब्त, आवाम का ये गम और गुस्सा अपनी हदूद को पार कर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार्स, लग्जरी की बात करते हैं, नो डाउट हुकूमत को लग्जरीज़ पर थोड़ी सी कदगन ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इन लग्जरीज़ को जब आप इम्पोर्टेड चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो आपको लोकल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, वहाँ पे प्राइसेस को थोड़ा सा। कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ी जो है वो आलमी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ी से महंगी है, यानी कि वहाँ पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो नामुमकिनात में से थे, और जिसके बायस हुआ ये कि अब जो है वो लोग जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ियों की तरफ गए, जो कि रिकंडीशंस गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, अब उनकी ड्यूटीज़ में भी बेशुमार इजाफा किया गया है। दूसरा, पाकिस्तान और उनको छोड़ दीजिए, दरामदी गाड़ियों को छोड़ दीजिए, जो गाड़ियों पर टैक्स है, पहले जो है वो गाड़ियों पर टैक्स जो है वो उनके इंजन की कैपेसिटी, जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं कि कितने सीसी की गाड़ी है, सीसी की गाड़ी 1000 सीसी, 800 सीसी, 600 सीसी, 2000 सीसी, 2500 सीसी की गाड़ियों पर उसके सीसी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगा करता था। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब ये होने जा रहा है कि अब जो है वो गाड़ी की मालियत को देखकर उस पर टैक्स लगेगा। जहाँ से जैसे भी हो सके आवाम से पैसे ऐंठने हैं, और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और जब आवाम से 1000 सीसी की गाड़ी नहीं, 1000 सीसी की मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ मेड की, उस हिसाब से टैक्स लगेगा, तो फिर यकीनी तौर पर टैक्स में कहाँ तक ये बात पहुँचेगी, ये मेरा देखना, ये सब आवाम की जेब से ही निकलने वाला है। मोबाइल फ़ोन आम ज़रूरत है जी, उस पर तो तालीम भी हो रही है, उस पर तो बिज़नेस भी हो रहा है, लेकिन उस पर भी जो है वो बेपनाह टैक्सेस बढ़ाकर इसको इतना महंगा कर दिया जाएगा, शायद आम आवाम जो है इससे थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ये इंटरनेशनल साजिशें होती हैं जी, ये बजट जो है ना, ये आलमी साजिशों का नतीजा होता है। वो ममालिक जो ग़ुलाम रहते हैं और IMF के आगे हमेशा अपना कशकोल लिए खड़े होते हैं, तो उनको फिर इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। वो हट नहीं सकते उस रविश से जो पाकिस्तान को पीछे की तरफ ना धकेल दे। ड्राई फ्रूट तो खैर अब वैसे ही जो है वो, मेरे पास लिखा है कि ड्राई फ्रूट भी महंगा हो गया है, तो ड्राई फ्रूट तो वैसे ही आवाम की दस्तरस से बाहर था, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट में चने ही खा लिया करते थे जी। चिलगोज़े से तो शायद अब देखने को भी ना मिले हमें, तो ड्राई फ्रूट भी महंगा हो गया है। इंपोर्टेड आइटम्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या पोजीशन होने जा रही है। बहुत बड़ा सेक्टर था हमारा, मैं तेज़ी से गुजरूंगा, कि हमारा जो है बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था, हमारा प्रॉपर्टीज़ का टैक्स था, ये भी अपनी हुदूद को छू गया, उस पर भी टैक्सेस लग गए हैं। इन पे जो आने वाली जो लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। सीमेंट की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें, 70 से ज़ायद एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसको परवान चढ़ाती हैं। तो नाज़रीन कराम, इस बजट में बिल्कुल भी आवाम की उमंगों का ख्याल नहीं रखा गया, हर चीज़ को महंगे से महंगा कर दिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी जो है इसके बड़े राग अलापे जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी जो है वो तभी मुमकिन होगी, मैंने इससे पहले भी कहा था, जब आवाम को एतमाद होगा अपनी रियासतों पर कि ये हमसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखना चाहती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अल्ताफ़ बयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।